हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 7th की बुक का दूसरा चैप्टर है राजा और उनके राज्य। तो इस लेसन में राजाओं के बारे में जानेंगे और उनके राज्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। इस मानचित्र की बात हो रही है। आगे लिखा है नए राजवंशों का उदय। तो कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिनका उदय हुआ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिखा है 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। कौन लोग? सरदार, जो योद्धा सरदार थे, उनके बारे में बात हो रही है कि राजा उनसे ये उम्मीद करते थे कि जो योद्धा सरदार हैं उनके लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में प्रतिदिन आएं और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें जब उन्हें आवश्यकता हो। आगे लिखा है अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो जब इनके पास अधिक सत्ता और संपदा हो जाती तो ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे और कभी कभी ये दावा भी करते थे कि ये अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गए हैं। आगे लिखा है इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोने का गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किस लिए किया जाता था? तो यदि कोई क्षत्रिय कुल में न जन्मा हो लेकिन वह क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करता था। आगे लिखा है कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यहाँ इस चित्र को देख लीजिए। लिखा है एलोरा की गुफा 15 का भीतरी चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। इस चित्र को देख लीजिए। ये एलोरा की गुफा का एक चित्र है। अब लिखा है राज्यों में प्रशासन, यानी प्रशासन को कैसे चलाया जाता था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। आगे लिखा है इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। यानी जितने भी उत्पादक थे, किसान, पशुपालक, कारीगर, इनसे संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था और इनसे कहा जाता था कि अपने उत्पादों का एक हिस्सा या तो ये अपनी मर्जी से दे दें या इन्हें इसके लिए बाध्य किया जाता था।
कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, तो राजस्व जो है वह व्यापारियों से भी लिया जाता था और उत्पादकों से भी उनके उत्पादक का एक हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अब यहाँ पर 400 कर के बारे में लिखा है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि वेट्टी कर क्या है, तो ये नगद नहीं लिया जाता था बल्कि श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे। जो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश थे, उनके अभिलेखों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। आगे लिखा है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय अधिकार थे। कौन से संसाधन? जो उत्पादक जो हैं उत्पाद करते थे जिनका, तो वही जो संसाधन थे ये राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती। सेना में भी ऐसा ही होता। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो राजस्व वसूलने का कार्य जो है उन लोगों को दिया जाता जिनका परिवार प्रभावशाली होता, और यह वंशानुगत होता था कि यदि किसी एक परिवार से कोई राजस्व वसूली का कार्य कर रहा है, राजस्व वसूली के पदाधिकारी के पद पर है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसी ही परिवार का कोई और सदस्य इस पद का कार्य संभालेगा। और सेना में भी ऐसा ही होता था। अब लिखा है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। तो लिखा है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। तो प्रशस्तियां जो हैं ऐसी लिखी गई हैं, तो जरूरी नहीं है ये सत्य ही हो। आगे लिखा है, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को जैसा दर्शाना चाहते थे वैसा ही उसमें लिखा हुआ है। जैसे वे चाहते थे कि वे सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में उन्हें दर्शाया जाए, तो प्रशस्तियों को भी उसी ही रूप में लिखा गया है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं, और जो ब्राह्मण थे वो अक्सर प्रशासन में मदद भी किया करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो जो ब्राह्मण थे उन्हें भूमि से पुरस्कृत किया जाता था, यानी उन्हें पुरस्कार के रूप में भूमि दी जाती थी, और ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे ये। और ये ताम्र पत्र जो हैं भूमि प्राप्त करने वाले को दिए जाते थे। ये ताम्र पत्र यहाँ आप देख सकते हैं, इस चित्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है, इस पर ये राजसी मोहर भी लगी हुई है। तो ये उनको दी जाती थी जिन्हें भूमि पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। आगे लिखा है, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यानी भूमि तो दी ही जाती थी, लेकिन भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था उसके बारे में लिखा है, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान।
पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदल जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाई गई कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो ये भूमि अनुदान के एक तमिल भाग का एक अंश है, जिसमें किस प्रकार से भूमि को चिन्हित किया जाता था और जिसे ये भूमि मिलती थी उसे क्या क्या कार्य करने होते थे, क्या क्या वह कर सकता था, उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब लिखा है धन के लिए युद्ध, यानी राजा जो हैं धन के लिए युद्ध भी किया करते थे, उसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आपने यह गौर किया कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो आप लोगों को ये याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखिए। आगे लिखा है शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। आप लोगों को याद रखना है महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गई। तो जो चाहमान थे यही बाद में चौहान कहलाई। आप लोग ये बात याद रखिए। आगे लिखा है वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो पृथ्वीराज तृतीय चाहमान शासक थे। इन्होंने पहले 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरी ही साल यानी 1192 में ये मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए थे। अब लिखा है चोल राज नजदीक से एक नज़र। तो चोल राज्य के बारे में लिखा है उरैयूर से तंजावुर तक। तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और
निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। तो चोल शासक जो सबसे शक्तिशाली था, आपको नाम याद रखना है, राजराज प्रथम, और इसी का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। अब लिखा है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाई गई तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ लिखा है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं आधार से ऊपर की तरफ छत जो है किस तरह से कम हो रही है और इसके ऊपर जो इसे सजाया गया है पत्थरों में मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया है। आगे लिखा है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गई। यही प्रश्न पूछा जाता है कि चोल मंदिर जो हैं अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये याद रखिए, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आगे लिखा है मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यानी मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी होती थीं वह कांस्य की होती थीं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। तो जो चोल युग की कांस्य की प्रतिमाएं हैं ये विश्व प्रसिद्ध हैं। तो जो ज़्यादातर प्रतिमाएं यानी मूर्तियां देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो थीं भक्तों की भी बनाई गई थीं। यहाँ आप इस कांस्य प्रतिमा को देख लीजिए। तो ये कांस्य प्रतिमा आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा भी है एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। देख लीजिए कितनी अच्छी बनाई गई है इस प्रतिमा को। अब लिखा है कृषि और सिंचाई के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। यानी कृषि का विकास तो पहले ही हो गया था तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में, लेकिन इसका जो बड़े पैमाने पर प्रसार 6वीं शताब्दी में ही हो पाया। आगे लिखा है कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। तो जंगल काटकर समतल भी किया जाना था। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए जाने थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर का निर्माण भी होना था और
तो इस प्रकार के सभी कार्य इस समय में हुए संपन्न, और कई क्षेत्र ऐसे भी थे जिसमें एक से अधिक फसलें उगाई जाती थीं। आगे लिखा है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। यहाँ इस चित्र को देख लीजिए, और यहाँ लिखा हुआ है, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अब लिखा है साम्राज्य का प्रशासन। तो साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, यही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है कि उर किसे कहते हैं, तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। आगे लिखा है, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के अब यहाँ पर भूमि के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। पहला है वेलन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी ये। ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान और तिरुनवटक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान की दी गई भूमि होती थी। आगे लिखा है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो लिखा है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में लिखा है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता
तो कैसे सभा की सदस्यता प्राप्त होती थी इसके बारे में तो यहीं से एक प्रश्न पूछा गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो सभा की सदस्यता के लिए ये शर्तें थीं। आगे लिखा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब लेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण यहाँ पर लिखा हुआ है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वे लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के बीच जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तड़गे पुलैयार को 2 दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांध दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती। तो ये एक उद्धरण दिया गया है कि जो संपन्न परिवार के लोग थे, इसके अलावा कुछ समूह ऐसा भी था जिन्हें लोग समाज से बाहर मानते थे, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ पर बता दिया है, उन्हें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।